हेलो गाइस, मेरा नाम है संजय और आप मेरे साथ यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशनशिप या फिर आप कह सकते हो इंटरनेशनल रिलेशन इन द एनसीईआरटी। सो बेसिकली ये जो टॉपिक है, ये आपका वीडियो जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, पहले वीडियो में हम बात करेंगे, यानी कि पहले पार्ट वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि यूएसएसआर के बारे में बात होगी यहाँ पे। सेकंड यहाँ पे बात होगी यहाँ पर यूएस हेजेमनी के बारे में बात होगी। और थर्ड इज यूरोपियन यूनियन के बारे में यहाँ पे बात होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ पहली वीडियो में सिर्फ यूएसएसआर के बारे में बात होगी, यूएसए हेजेमनी के बारे में बात होगी, और यहाँ पर बात आएगी यहाँ पे यूरोपीय यूनियन के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यूएसएसआर के बारे में, तो यूएसएसआर जो था वो आप कह सकते हो कि सेकंड वर्ल्ड पावर थी। पहले सेकंड वर्ल्ड पावर एक तरीके से आप कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन थी, राइट। और उसके बाद आप कह सकते हो कि ये कब बना, ये मर्ज हुआ था, ये इमर्ज इन 1917। ठीक है, ये कब हुआ था, ये इमर्ज कब हुआ था, 1917 में ये हुआ था। और ये किस बेस्ड पे थी इनकी, जो ये यूएसएसआर था, ठीक है, यूएसएसआर वाज बेस्ड ऑन सोशलिस्ट। हाँ, सोशलिस्ट। ये किसके बेस पे था, ये सोशलिस्ट के बेस पे था। अर्थात ये कह सकते हो कि वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन वहाँ पे नहीं थी, और प्राइवेटाइजेशन ना होने के कारण वहाँ पर क्या था कि बाद में यहाँ पे इनकी इकोनॉमी को हम दराज करते हुए देख सकते हैं। बाद में कह सकते हो कि ये शॉक थेरेपी को अपनाते थे। ठीक है, जो सोशलिस्ट है बेसिकली आप कह सकते हो कि ये जो पूरा भी, चाहे उनकी मशीन्स हो, चाहे उनकी इंडस्ट्रीज है, ऑल ओवर थिंग्स एंड गुड्स आर अंडर द गवर्नमेंट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पॉलिटिकल स्टेब्लिशमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर हमारा पॉलिटिकल स्टेब्लिशमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर एक पार्टी थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी थी यहाँ पर, इसको हम शॉर्ट हम यहाँ कह सकते हैं कि वन पार्टी डोमिनेंस था, वन पार्टी डोमिनेंस था। और बेसिकली यहाँ पर एक पार्टी का नाम था जिसका नाम था कह सकते यहाँ पे था सीपीएसयू। सीपीएसयू का मतलब यहाँ पर क्या है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवरेनिटी यूनियन। आई थिंक ये आपको समझ में आ नहीं होगी, तो आप कह सकते हो कि ये इस पार्टी का क्या था यहाँ पे, मोनोपोली कह सकते हो, मोनोपोली रूल था। क्योंकि इसलिए क्योंकि इनके अगेंस्ट में कोई भी पार्टी नहीं थी। यहाँ पर है नॉन अगेंस्ट अनदर अदर पार्टी। तो ये तो हमारा क्या था कि पॉलिटिकली था। ठीक है, बेसिकली इनकी विचारधारा यानी कि आप कह सकते हो कि जो इनकी आइडियोलॉजी थी, ये बेसिकली ये मार्क्सिज्म पे ज़्यादातर ये ध्यान इनका रहता था, मार्क्सिज्म पे। तो ये मार्क्सिस्ट को ज़्यादातर अपनाते थे। एक बिंदु इसको दोबारा से लिख दूँ, मार्क्सिस्ट और आप कह सकते हो लेनिनिस्ट। ये इन दोनों की विचारधारा को ज़्यादातर ये मानते थे। ठीक है, इनका एम क्या था, टू अबोलिश, इनका एम क्या था, टू
टू अबॉलिश प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो इनकी आइडियोलॉजी भी किनके बेसिस पे, मार्क्सिस्ट के बेसिस पे, लेनिस्ट के बेसिस पे थी। और बेसिकली ये ज़्यादातर क्या कहते थे कि इनका मानना ये था कि जो प्राइवेट जो है ओनरशिप, ये स्टेट के लिए ज़्यादातर हानिकारक हो सकते हैं। तो इसलिए ये ज़्यादातर किन चीज़ों को मानते थे, ये सोशलिस्ट को मानते थे। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कह सकते हैं कि एवरी गुड्स एंड सर्विसेज आर अंडर द सोशलिस्ट ऑफ द सोशलिस्ट गवर्नमेंट। आई होप कि थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। मैं इसको पहले रफ कर देता हूँ, आगे मैं फिर बताता हूँ। अगर मैं इनकी इकोनॉमी पॉलिसीज़ के बारे में बात करूँ, इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये सबसे पहले थे सोशलिस्ट थे, ठीक है, सोशलिस्ट थे। दूसरे ये किन को मानते थे, ये मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट को ज़्यादातर ये मानते थे, ठीक है। इनमें क्या था कि इनका खुद का एक प्लान था जिसको ये क्या कहते थे 5 ईयर, ठीक है, 5 ईयर गोल प्लान, जो कि आज इंडिया में भी लागू है, ठीक है। क्योंकि देखिए 5 ईयर गोल प्लान का मतलब क्या है कि पहले यहाँ पे पहले प्लान में इनका कह सकते हैं कि इनको खेती बाड़ी, जैसे इंडिया में था कि पहले प्लान में क्या था, पंचवर्षीय योजना, पहले खेती बाड़ी करना था, उसके बाद औद्योगिक स्ट्रक्चर को क्या करना था, यहाँ पे इम्प्रूव करना था। तो एज इट इज़ आप कह सकते हो कि 5वीं 6वीं और 7वीं यहाँ पर इनकी भी ऐसी एज इट इज़ आई थी। सेकेंड यहाँ पर क्या था कि यहाँ पे स्टेट ओनरशिप थी, यहाँ पे स्टेट ओनरशिप कह सकते हो कि स्टेट जो था वो स्टेट ओनरशिप का मतलब यहाँ पर क्या है कि जितने भी यहाँ पे मशीनरी है या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पे स्टील्स है, ठीक है, इंडस्ट्रीज है, ये सारी किसके अंडर थी, ये सारी आप कह सकते हो कि स्टेट के अंडर यहाँ पे थी। इनका खुद का एक सोशल वेलफेयर भी था, सोशल वेलफेयर, ठीक है। सोशल वेलफेयर में आप कह सकते हैं कि जॉब की गारंटी इन्होंने दी थी, कि लिविंग स्टैंडर्ड की गारंटी, लिविंग स्टैंडर्ड गारंटीज, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड गारंटीज। और आप कह सकते हो कि यहाँ पर इनकी जॉब, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की गारंटीज, गारंटेड एम्प्लॉयमेंट के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पर क्या है कि गारंटेड एम्प्लॉयमेंट के बारे में अब यहाँ पर क्या था कि सारी चीज़ें सब्सिडी में कर दी थी, यानी कि सब्सिडाइज किस किस चीज़ों को, फूड को, और आप कह सकते हो कि स्टैंडर्ड लिविंग यानी कि लिविंग थिंग्स को, ठीक है, और आप हाउसिंग को। यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं कि ये आपको मोटा मोटा मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती थी। बेसिकली यहाँ पे सब्सिडी किन किन चीज़ों पे यहाँ पे लागू कर दी थी इन लोगों ने, खाने पीने में, आप कह सकते हो कि मकान बनाने में, हाउस वगैरह को डेवलप करने के लिए। साथ ही साथ क्या था कि यहाँ पे सोशल वेलफेयर भी था, यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड की गारंटी भी थी, इन्होंने दी थी। और साथ ही साथ क्या था कि इन्होंने ये भी कहा था कि एवरी पीपल हैव हु आर लिविंग इन द ओन कंट्री सो दे विल बी गेट द जॉब बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो आप बात कर सकते हैं कि स्टेट ओनरशिप में क्या क्या था कि पिछली मैंने बताया कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि मशीनरी होगी, इंडस्ट्रीज होगी, आपकी स्टील होगी, आपकी रेलवेज होगी, ये यहाँ पे कोई भी चीज़ यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन नहीं थी, बल्कि यहाँ पर क्या था कि स्टेट की ओनरशिप थी। स्टेट की ओनरशिप का मतलब क्या है कि जो भी काम होगा वो स्टेट के निगरानी के अंदर यहाँ पर होगा, कोई भी इलीगल यहाँ पर काम नहीं होगा। और साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर बता दूँ 5 ईयर प्लान गोल्स, जैसे कि पंचवर्षीय योजना जिसको कहते हैं,
तो भारत ने भी क्या कर रखी है कि यहाँ पर भी पंचवर्षीय योजना यहाँ से ही उठाई है, सोवियत संघ से ही। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पे इनके मिलिट्री के बारे में बात करूँ तो इन्होंने भी क्या करा था कि जैसे जैसे यूएसए ने नाटो बनाए थे, सेम एज इट इज़ क्या था कि यूएसएसआर ने एक मिलिट्री अलायंस बनाया था जिसका नाम इन्होंने क्या रखा, वारसा पैक्ट। ठीक है, सॉरी वारसा पैक्ट नहीं, वारसा पैक्ट, वारसा इन्होंने बनाए थे। और आप कह सकते हो कि इसका पूरा आप कह सकते हो कि ये जो था, ठीक है, ये कब आया था, ये आया था स्टेब्लिशमेंट इसकी कब हुई थी, 1955 में ये हुआ था। इसकी स्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1955 में ये हुई थी। और सेकंड आप कह सकते हो कि ये किस लिए बनाया गया था, ये इसलिए बनाया गया था टू काउंटर द यूएसएस नाटो। ठीक है, अब इनमें क्या है कि इनमें कौन कौन सी कह सकते हो कंट्री थी, इसमें आपकी थी पोलैंड, हंगरी, कह सकते हो, और ईस्ट जर्मनी, आप कह सकते हो कि इस वारसा पैक्ट के अंदर थी। बेसिकली आप कह सकते हो कि आप कह सकते हो कि इसका पूरा नाम ही वारसा पैक्ट था। ठीक है, वारसा पैक्ट। ठीक है, तो ये कब बनी थी, ये 1955 में ही बनी थी। तो ये हमारी कह सकते हो इनकी यूएसएसआर की मिलिट्री अलायंस के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो चलिए हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ गोर्बाचेव रिफॉर्म्स के बारे में, तो गोर्बाचेव रिफॉर्म्स जो था, गोर्बाचेव की रिफॉर्म्स के बाद क्या हुआ था कि यूएसएसआर टूट गया था। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि इसकी क्या क्या जो थे, मतलब कि इसके आपको दो ही इसके मेन बिंदु बता दूं मैं, या मेन पॉइंट बता दूं। तो इसने क्या करा था कि रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूएसएसआर स्टेट्स। ठीक है, सेकंड यहां पर क्या था, ट्रिगर द मूवमेंट। ठीक है, बेसिकली आप कह सकते हो गोर्बाचेव जो था वो आप कह सकते हो कि सबसे ज्यादा किससे प्रभावित था, ये आप कह सकते हो कि वेस्टर्न कंट्रीज से ज्यादातर प्रभावित था, वेस्टर्न कंट्रीज की पॉलिसीज से ज्यादातर ये प्रभावित था। बेसिकली ये हमेशा किसको सपोर्ट करता था, ये प्राइवेटाइजेशन को, यानी कि कैपिटलिज्म को ज्यादातर ये सपोर्ट करता था। कैपिटलिज्म को ज्यादातर ये क्या करता था, कैपिटलिज्म सपोर्टर था ये। ठीक है, आई होप कि थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडेबल हुआ होगा। चलिए थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब आप ये कह सकते हो कि बाद में यूएसएसआर ने शॉक थेरेपी का आप कह सकते हो कि जीता जागता उदाहरण आप कह सकते हो कि यूएसएसआर में ही मिलता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये क्यों बनाई थी, बेसिकली आप कह सकते हो टू ट्रांजिशन आप कह सकते हो कि कैपिटल टू कैपिटलिज्म ऑफ द फ्री मार्केट। ठीक है, आप कह सकते हो कि वहाँ पर क्या करना था इनको, शॉक थेरेपी का मतलब ही यहाँ पर क्या था कि आघात लगा के उपचार करना। बेसिकली यहाँ पर क्या कह सकते हो कि यहाँ पर कैपिटलिज्म को फ्री मार्केट ट्रेड में लाना था। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या थी कि ये यहाँ पर क्या हुई थी, यहाँ पर हाइपर इन्फ्लेशन हुई थी, हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब यहाँ पर क्या था कि मतलब कि अनएम्प्लॉय रेट है। ठीक है,
अनएम्प्लॉयमेंट क्या थी, वो क्या कि ये हाइपर चली गई थी। ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड गिर रहा था, लिविंग स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड गिर रहा था। और आप कह सकते हो कि माफिया, ठीक है, माफिया जो था वो अपने चरम सीमा पे आ गया था। आप कह सकते हो कि इसके द्वारा क्या हुआ था कि महंगाई बढ़ गया था। ठीक है, लोगों को खाने पीने के लिए यहाँ पे क्या हो रही थी कि प्रॉब्लम हो रही थी। तो आप ये भी कह सकते हो कि ये जो सारा ब्यूरो था, इस ब्यूरो के आधार पे क्या करा कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने मतलब कि इस थेरेपी को क्या बोला, शॉक थेरेपी बोला। क्योंकि इन्होंने क्या करा था कि उन्होंने सोशलिस्ट यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी से ये कहाँ शिफ्ट हो गए, ये कैपिटलिज्म पे शिफ्ट हो गए, कैपिटलिज्म पे शिफ्ट हो गए थे। तो आई होप कि आपको इतना थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडेबल यहाँ पर हुआ होगा शॉक थेरेपी के बारे में। और शॉक थेरेपी को इंग्लिश में आपको, सॉरी हिंदी में आपको याद ही रखना है कि आघात, मतलब कि आघात लगा के उपचार करना, यहाँ पर इसका मतलब पूरा शॉक थेरेपी का यहाँ पर मतलब होता है। बाद में अगर मैं बात करूँ तो ये आप कह सकते हो कि ये डिसोल्यूशन हो गया था। डिसोल्यूशन कब हुआ था, आप कह सकते हो कि 1991 में ये क्या था, ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। और उसका जो मेन उत्तराधिकारी कौन बना था, रूस होना था। रशिया, ठीक है, यानी कि रूस इसका मेन उत्तराधिकारी बना था। इसके साथ साथ और भी दो मतलब कि इसके साथ साथ दो भी और टूटे थे, जैसे कि बेलारूस हो गया, यूक्रेन हो गया। आप कह सकते हो कि ये जो इसके टूटने के बनने के मतलब जब ये टूट गया था तो टूटने के बाद इसके बाद कौन आया था, आप कह सकते हो कि यूरोपीय यूनियन आई थी। ठीक है, यूरोपीय यूनियन का वर्चस्व यहाँ पे आ गया था। आप कह सकते हो कि यूएस का वर्चस्व यहाँ पर आ गया था। इवन जितनी भी यहाँ पर हमारी ये हमारी कौन सी कंट्री है, ये वेस्टर्न कंट्री है, इन सब का दबदबा अब ईस्टर्न कंट्री पे ज़्यादा पड़ने लग गया था। आप कह सकते हो कि इकोनॉमिकली बेसिस पे भी और हमारा मिलिट्री अलायंस के बेसिस पे भी हमारा इनका क्या था कि इनका दबदबा धीरे धीरे ईस्टर्न कंट्रीज पे भी बढ़ने लग गया था। अगर मैं अगले टॉपिक पे चलूँ तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, यूएस हेजिमनी। ठीक है, तो यूएस हेजिमनी क्यों था, यानी कि आप कह सकते हो कि अमेरिका का वर्चस्व क्यों था। तो आप कह सकते हो कि जब क्यूबा ने, यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। ठीक है, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस जो था बेसिकली ये किसके बिहाफ पे चलाया गया था, ये चलाया गया था यूएसएसआर के बिहाफ पे चलाया गया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि यूएसएसआर ने अपनी जितनी भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स को उसने यूएसए की तरफ शिफ्ट कर दिया था। यूएसए की तरफ क्या कर दिया था कि प्लेस कर दिया। ठीक है, प्लेस्ड इन यूएसए, प्लेस्ड इन यूएसए। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें कि ये क्यूबा मिसाइल संकट कब आया था, ये आया था, आप कह सकते हो कि क्यूबा मिसाइल संकट जो था हमारा 1962 में हुआ था। और इसमें बेसिकली यहाँ पर बात क्या आ रही थी कि यहाँ पर न्यूक्लियर यानी कि हथियारों के वर्चस्व के बारे में यहाँ पर बात आती। धीरे धीरे करके क्या हुआ कि ये इससे पहले लेकिन इन्होंने क्या करा कि नाटो बनाया। ठीक है, नाटो की यहाँ पे फुल फॉर्म कह सकते हो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ये कब बना था, ये बना था आप कह सकते हो कि इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था,
1949 में हुआ था। यानी कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था कि नाटो बना था। और नाटो का पर्पस क्या था, इसका मेन पर्पस क्या था बनने का? पर्पस ये था आप कह सकते हैं सिक्योरिटी फ्रॉम यूएसएसआर थ्रेट्स। ठीक है, यूएसएसआर की मार से क्या हो, यूएसएसआर की मार से बचने के लिए इन्होंने क्या करा, ये हमारा नाटो बना। ये किसकी हेल्प से बना था? ये यूएसए के हेल्प से बना था। अब आप ये कह सकते हो कि इसके बाद जो था, यानी कि यूएसएसआर मतलब कि यूएस का वर्चस्व कब फैलने लग गया? आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ यूएसएसआर 1991 के बाद क्या हुआ, यूएस का वर्चस्व यहाँ पे फैलने लग गया था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूँ यूएसए की, तो आप कह सकते हो कि इसका इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा, यानी कि आप कह सकते हो कि अगर इकोनॉमिकली बात करूँ तो विश्व का सबसे बड़ा हाई बजट, यानी कि डिफेंस बजट यानी कि डीबी विश्व का सबसे बड़ा किन के पास है? आप कह सकते हो कि हर साल जो है वो यूएस निकालता है। सेकंड आप यहाँ पे कह सकते हो कि हमारा वर्ल्ड बैंक में, आईएमएफ में इसकी भागीदारी है। आईएमएफ में एंड वर्ल्ड बैंक में क्या है, इसकी भागीदारी है। थर्ड आप कह सकते हो यहाँ पे डॉलर का वर्चस्व ज़्यादा है, यानी कि डॉलर जो है आप कह सकते हैं एक तरीके से ग्लोबल करेंसी है, ग्लोबल करेंसी है। ठीक है, डॉलर के यहाँ पे ग्लोबल करेंसी है, जिसके आधार पे क्या है कि यहाँ पे यूएस का वर्चस्व यहाँ पे फैला जा रहा है। आप कह सकते हो कि यहाँ पे इनके डिफेंस में और भी सारी यहाँ पे चीज़ें आती है, जैसे कि आप ये अफ़गानिस्तान में इन्होंने मिशन चलाया था। ठीक है, इन्होंने मिशन कौन कौन से चलाए थे? बेसिकली यहाँ पर इन्होंने मिशन चलाए थे फर्स्ट गल्फ, आप कह सकते हो कि मिलिट्री, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे बात करते हैं तो इन्होंने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी चलाया था। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ठीक है। और आप कह सकते हो द फर्स्ट गल्फ वॉर भी किसने शुरू करा था? आप कह सकते हो कि यहाँ पे हमारे यूएसए ने यहाँ पे आधी से ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें शुरू की थी। तो अगले हम यहाँ पे टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है यूरोपीय यूनियन कब। चलिए ठीक है, हम यहाँ पे पहले मैं रफ कर दूँ फिर आगे कराता हूँ। अगला मैं यहाँ पे बात करूँ यूरोपीय यूनियन, तो यूरोपीय यूनियन कब बना था? आप कह सकते हो कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1992 में with the help of यूएसए। ठीक है, यूएसए की मदद से क्या बना था? यहाँ पर आप कह सकते हो कि यूरोपीय यूनियन का निर्माण हुआ था। और आप यह भी कह सकते हो कि यहाँ पे 1957 में क्या हुआ कि 1957 में इन्होंने रोम की ट्रीटी पे, मतलब कि इसकी जड़ कहाँ पे थी? 1957 में इसकी जो जड़ थी यानी कि रूट्स जो थे कहाँ पे थे? रोम में थे। ठीक है, तो इन्होंने एक ट्रीटी साइन करी थी जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ रोम। ट्रीटी ऑफ रोम के आधार पे क्या था कि ये हमारी यूरोपियन यूनियन बनी थी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इनकी करेंसी के बारे में, तो इनकी करेंसी का क्या नाम है? यूरो। तो यूरो का चिन्ह कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, अगला मैं यहाँ पे बात करूँ न्यूक्लियर वेपन के बारे में, तो अगर इनके न्यूक्लियर जो है किसके पास है? ओनली फ्रांस के पास है। सिर्फ फ्रांस के पास यहाँ पर क्या है कि न्यूक्लियर वेपन यहाँ पर है। मिलिट्री, अगर मैं यहाँ पे मिलिट्री के बारे में बात करूँ तो मिलिट्री ये इनका क्या है कि ये नाटो है। ठीक है,
इन्होंने क्या नाटो या फिर यहाँ पर इनकी क्या खुद की आर्मीज है। और अगला यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे ये इकोनॉमी की, ठीक है। इकोनॉमी की बात करो तो 2016 में क्या हुआ था कि विश्व के सेकंड नंबर यानी कि क्या वो लिख सकते हो, वर्ल्ड्स सेकंड इकोनॉमी जो थी वो 2016 में थी। वर्ल्ड सेकंड इकोनॉमी 2016 में थी। आप यहाँ से कह सकते हो कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में अगर यहाँ पे बात करूँ तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में कह सकते हो कि उनका खुद का एंथम है यानी कि नेशनल एंथम है। खुद का इनका के पास क्या है कि फ्लैग है, ठीक है, जिसमें स्टार्स हैं, ठीक है। स्टार्स उसके अंदर 12 स्टार्स हैं जो कि क्या है, किसका प्रतीक है, यूनिटी का प्रतीक है। किसका सिंबल है, यूनिटी का सिंबल है। इनकी क्या है कि खुद की करेंसी है यानी कि यूरो, ठीक है। अब इनका क्या है कि खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन भी है, खुद भी इनका क्या है कि खुद का आप कह सकते हो कि खुद का कॉन्स्टिट्यूशन भी यहाँ पर है। अगर इकोनॉमी के बारे में अगर यहाँ पर बात करूँ तो ये WTO में इनकी भागीदारी है यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि इन्होंने फ्री, यहाँ पर क्या कि ये आपस में क्या करते हैं कि फ्री ट्रेड यानी कि फ्री ट्रेड पॉलिसी को अपनाते हैं। फ्री ट्रेड पॉलिसी को, तो फ्री ट्रेड पॉलिसी का मतलब क्या है कि ये जितने भी यूरोपीय यूनियन है ये आपस में क्या करेंगे कि कभी भी इन द फ्यूचर अभी कभी भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं तो ये विदाउट टैक्स एक दूसरे से दूसरे देश में ये क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू द इनकी पॉलिसी यानी कि फ्री ट्रेड पॉलिसी के बेसिस पे क्या करेंगे कि बिना किसी टैक्स के ये क्या करेंगे अपना ये ट्रेड करेंगे। तो आई होप कि ये आपका ये पहला ही पार्ट था। अगर आप इसके बाद मैं सेकंड पार्ट जल्दी ही लेके आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा, और हाँ अगर इसमें कोई गलती हुई हो तो मेरे को इसमें क्षमा करिएगा। धन्यवाद।